नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृषि दर्शन वो कार्यक्रम है जो आपको खेती से जुड़ी तमाम जानकारियां देता है और साथ ही आपको बताता है कि आप उन्नत खेती किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से कम जोत में अपनी खेती का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की से। कपास के आयात में तेजी, दलहन की पैदावार बढ़ी पर कीमतों में गिरावट को रोकने के लिए नई नीति की तलाश और 2014-2015 में डेयरी क्षेत्र में होगी बढ़ोतरी। नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी मांडवाल। अब खबरें विस्तार से। देश में कपास का आयात तेजी पकड़ रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि अब तक भारत की पहचान कपास के निर्यातक देश के तौर पर रही है। देश में कपास का आयात तेजी से हो रहा है। इसकी वजह भारत में कपास की ऊंची कीमतें और महंगा यातायात। खास तौर पर पश्चिमी भारत से दक्षिण राज्यों में कपास को लाना और ले जाना बहुत महंगा है। चालू कपास सत्र अक्टूबर से सितंबर में भारत का कपास आयात 18.20 लाख गांठ रहने का अनुमान है, जबकि पिछले अक्टूबर में यह आंकड़ा 12 लाख गांठ रह सकता था। दक्षिण भारत की मिलें घरेलू बाजार से कपास खरीदने से बेहतर कपास आयात करना पसंद करती हैं। इस पर उन्हें 90 से 180 दिनों के उधार की सुविधा भी मिलती है, जिससे उन्हें भुगतान करने में सहूलियत होती है। सूत्रों के अनुसार इस वर्ष कपास निर्यात करीब 20 लाख गांठ रह सकता है, क्योंकि दक्षिण भारतीय मिलों के लिए कपास आयात करना बेहतर विकल्प है। दक्षिणी मिलों को आयातित कपास की गुणवत्ता को लेकर भी दिक्कत नहीं है। कीमतों में अंतर भी 2000 से 4000 रुपये प्रति कैंडी तक है, जिससे कपास का आयात बेहतर विकल्प है। देश में दलहन फसलों की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है, लेकिन इसका फायदा किसानों को मिलेगा इसमें संशय है, क्योंकि दलहनी फसलों की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में दलहन फसलों में रिकॉर्ड पैदावार व कीमतों में लगातार गिरावट किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलने के लिए जरूरी है कि सरकार बाजार के सभी दरवाजे खोल दे। दलहनी फसलों की कीमतों में गिरावट पर दाल कारोबारियों का कहना है कि सरकार को आयात और निर्यात दोनों से बंदिश हटानी होगी और चने की तरह दूसरी प्रमुख दलहन फसलों का वायदा कारोबार शुरू करना होगा। भारत दुनिया में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और साथ में आयातक भी है, लेकिन किसानों को फायदा नहीं हो रहा है। पिछले 5 सालों से दलहन की कीमतें जहां की तहां हैं, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। निर्यात पर करों के बोझ के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकना मुश्किल है। इसलिए कारोबारियों के अनुसार सरकार निर्यात पर लगी बंदिशें हटाने के साथ ही अरहर सहित सभी दलहन फसलों का वायदा कारोबार शुरू करने की अनुमति दे। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में डेयरी क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि रहने की संभावना है और इसका बाजार आकार व उत्पादन भी बढ़ेगा। इंडिया रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2014 से 15 के लिए डेयरी क्षेत्र को सकारात्मक परिदृश्य की रेटिंग दी है। इसके अनुसार डेयरी क्षेत्र के बाजार व दुग्ध उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने के आसार हैं और डेयरी उत्पादों के निर्यात में भी जबरदस्त बढ़ोतरी की संभावना है। भारत के दुग्ध क्षेत्र को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक माना जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 15 में इसमें 16.3% वृद्धि किए जाने की संभावना है। मौसम के मिजाज में बदलाव आ रहा है, मगर यह फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी और मौसम के अनुसार किसानों के लिए कृषि सलाह। अगले 24 घंटों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान में बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटों में पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों में मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में बारिश हो सकती है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आइए अब देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों की जानकारी लेते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। आइए एक नजर डालते हैं खरीफ फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। धान कॉमन 1310 रुपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 1345 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड 1500 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार मलडंडी 1520 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 1250 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 1310 रुपए प्रति क्विंटल, रागी 1500 रुपए प्रति क्विंटल, अरहर 4300 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग दाल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द 4300 रुपए प्रति क्विंटल, कपास मध्यम स्टेपल 3700 रुपए प्रति क्विंटल, कपास लंबा स्टेपल 4000 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली 4000 रुपए प्रति क्विंटल, सूरजमुखी 3700 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन काली 2500 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन पीली 2560 रुपए प्रति क्विंटल, तिल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, राम तिल 3500 रुपए प्रति क्विंटल। अन्य फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक नजर। नारियल मिलिंग 5250 रुपए प्रति क्विंटल, नारियल कोपरा बॉल 5500 रुपए प्रति क्विंटल, सूखा नारियल 1425 रुपए प्रति क्विंटल, जूट 2300 रुपए प्रति क्विंटल और गन्ना 210 रुपए प्रति क्विंटल। अब कमोडिटी से जुड़ी कुछ खबरें। बिक्री ठंडी पड़ने से दलहनों में मूंग, ओट, अरहर, मसूर आदि में मंदे का रुख रहा। अनाजों में गैर बासमती व बासमती चावल 100 रुपए से 200 रुपए प्रति क्विंटल नीचे आ गए। काबली चने की आवक बढ़ने से नरमी का रुख रहा। वहीं मसालों में इलायची के दामों में बढ़ोतरी रही, बाकी जिन्सों का मिला जुला रुख रहा। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान में 3 दिवसीय कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमने आपको इस मेले के पल पल की जानकारी देने की हर संभव कोशिश की। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं इस मेले के समापन समारोह में, जहां पर भारी बारिश के बावजूद
किसान भाइयों के उत्साह में कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिली। भारी बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह बरकरार था और भारी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे। समापन समारोह में खेती में उत्कृष्ट कामों के लिए किसान भाइयों को पुरस्कार वितरण भी किया गया। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस समापन समारोह की कुछ झलकियां दिखाने के लिए। देश में हरित क्रांति की जन्मस्थली, विभिन्न कृषि शोध कार्यों की कर्मस्थली और शिक्षा की हृदय स्थली पूसा संस्थान यानी नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा पिछले दिनों अपने प्रसार तंत्र को मजबूती दिखाते हुए एक विशाल कृषि मेले का आयोजन किया गया। छब्बीस से 28 फरवरी तक आयोजित इस कृषि मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री शरद पवार द्वारा किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में श्री पवार ने स्पष्ट किया कि किसानों का लाभ बढ़ाने और सतत कृषि विकास के लिए जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकी अपनानी चाहिए। पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय से आयोजित होने वाला कृषि मेला हर वर्ष अपनी नई आभा लिए किसान को समर्पित होता है। इस वर्ष भी इसमें शोध, ज्ञान, बाजार और निजी भागीदारी की अनोखी मिसाल देखने को मिली। मेले की थीम पंडाल मेले के विषय टिकाऊ कृषि के लिए जलवायु तन्यक प्रौद्योगिकियों को उजागर किया गया था। यहाँ वो उपकरण और परीक्षण परिणाम भी प्रस्तुत थे जो बदलती जलवायु का खेतों पर असर दिखाते थे। पूरे के पूरे परिसर में कृषि विकास से जुड़े स्टॉल और उन पर किसानों का जमावड़ा नजर आता था। किसान अकेले नहीं बल्कि झुंड में आए। अतिथियों का स्वागत करती संस्थान के हर संभाग के कृषि विकास की झलकियां तो यहाँ थी ही, साथ ही पशु विज्ञान से जुड़े संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और निजी संस्थान भी अपनी सफलता की गाथा प्रदर्शित किए हुए थी। मिट्टी पानी की जांच यानी खेतों की सही नब्ज थामना, मेले में इस सुविधा का पूरा इंतजाम था। भारतीय कृषि में मशीनी क्रांति ने प्रभावी अध्याय जोड़े हैं। संस्थान का भी कृषि उपकरण, कृषि मशीनरी और कृषि यंत्रों में विशेष योगदान होता है। मेले में कृषि मशीनरी का सजीव प्रदर्शन हर किसी को लुभा रहा था। हर किसान देखने में तल्लीन था। कृषि में विविधीकरण की मांग बनती सब्जियां मेले में विस्तार लिए हुए थीं। जहां देशी सब्जियों की झलक थी तो वहीं विदेशी सब्जियां भी पांव पसारे हुए थीं। और फिर छिड़ी बात फूलों की। मेला फूलों की विविधता तो लिए था ही, साथ ही नई उन्नत किस्में भी बागवान की आंखों में चमक पैदा किए हुए थीं। उत्पादन भरपूर हो और कभी कभी बाजार कमजोर हो और कभी बर्बादी। ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण विशेष मददगार होता है। पूसा संस्थान ने इस दिशा में सस्ती और रोजगार परक प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। किसानों ने इसमें बढ़ चढ़कर रुचि दिखाई। कृषि पर लेखनी चलाते किसानों के दोस्त लेखकों का कृषि साहित्य भी अपनी ज्ञान गंगा बिखेरे हुए था। सस्ते और उस पर छूट लिए कृषि साहित्यों को पढ़े लिखे किसान खरीद रहे थे। मेले का सबसे बड़ा आकर्षण था बीज। आखिर पूसा बीज किसान की विश्वसनीयता का प्रतीक जो है। धान, गेहूं, मक्का ही नहीं, सब्जियां, फूलों, फलों आदि के बीज और पौध की मांग भी यहाँ बरकरार थी। ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहरी जनता भी बागवानों से जुड़े हर साजो सामान में अपनी रुचि दिखा रहे थे। संस्थान द्वारा किसानों के लिए विभिन्न फसलों का जीवंत प्रदर्शन भी किया हुआ था। रबी उत्पादन की प्रौद्योगिकियों का जीवंत प्रदर्शन हर किसान को लुभा रहा था। कहीं गेहूं की फसल खड़ी थी तो कहीं दलहन तो कहीं तिलहन। किसान और कृषि वैज्ञानिक आमने सामने हो तो ज्ञान का आदान प्रदान तो होगा ही।
मेले में एक विशाल पंडाल ऐसा भी था जहां किसान, कृषि वैज्ञानिक और व्यवसायी एक मंच पर आ जुड़े थे। मेले में महिला सशक्तिकरण पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्रामीण महिलाओं को देश की अनुभवी और प्रतिष्ठित महिलाओं ने संबोधित किया। साथ ही सफल महिलाओं ने अपनी सफलता की गाथा भी प्रस्तुत की। और अब चलें बाजार की ओर। जी हाँ, मेले में विभिन्न कृषि उत्पादों की बिक्री भी एक आकर्षण बनाए हुए थी। रोचक बात यह थी कि यहाँ महिला उद्यमियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रफ्ता रफ्ता मेले का आखिरी दिन भी आ पहुँचा, मगर किसानों का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा था। इस दिन समापन समारोह के मौके पर सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर BL चोपड़ा द्वारा कृषि क्षेत्र में उदाहरण बने किसानों, व्यवसायियों तथा अन्य भागीदारों को सम्मानित और पुरस्कृत भी किया गया। तो ये बताइए कि आज ये जो आपको अवार्ड मिला है, ये किस चीज़ के लिए मिला है? मुझे ये IRI अध्येता एक IRI फेलो का पुरस्कार मिला है। एक तरह से ये एक सर्टिफिकेट है और इसमें मैंने पहले कई पुरस्कार पहले ही मिले हैं। मैंने खेती में जो है प्रोसेसिंग में काफ़ी कार्य किए हैं, जिसके लिए मुझे 2003 में जो देवीलाल पुरस्कार, 2009 में IRI पुरस्कार, 2010 में NG रंगा पुरस्कार और हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और गुजरात सरकार ने भी मुझे अवार्ड दिया है। और इसके बाद ये IRI फेलो पुरस्कार मुझे अब मिला है। ये सम्मान आपको किस चीज़ के लिए मिला है? Ma'am, one African white yam harvest one plant 275 kg at 2011 Limca book winner. Organic farm, organic cultivator and farming. मुझे जहाँ पर AIR में बुलाया गया क्योंकि इसमें हमने टिश्यू कल्चर में आलू का टिश्यू कल्चर तैयार करते हैं। उसके लिए G1 बनाते हैं, आलू का G0 लगा के G1 बनाते हैं, G1 से G2 बनाते हैं, फिर हम G3 बनाते हैं। इस दफ़ा हमने जम्मू में काफ़ी गाँव को जोड़ के यहाँ पर चिप्सोना जो है, चिप्सोना 3 जो है उसकी वैरायटी लगाई है। और उस वैरायटी लगाने से वो हमने बायोटेक लुधियाना में लैब में उसको हमने बाई बैक दिया है। मेरा मधुमक्खी का ये अवार्ड दिया है इन्होंने। मेरे पास 350 क्विंटल की प्रोडक्शन है। इस टाइम 750 बॉक्सेज हैं। वेजिटेबल सब्जियां का काम करते हैं। मिर्च की नर्सरी CH1 का, प्याज की नर्सरी, शिमला मिर्च, टमाटर ते हम इसकी नर्सरी ते वेजिटेबल सब्जियां में शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज लगाते हैं पंजाब में। ते पॉली हाउस लगाया, नेट हाउस, तो उसके संबंध में आए थे जो सानू पूसा में आज अवार्ड मिला। तो इसका बहुत बहुत हम धन्यवादी हैं जो सानू अवार्ड दिया गया। तो उससे किसानां लिए तो होर इस तरह के किसानां नू कित्ते बनाने चाहिए ने। बहुत वधिया। मुझे आज यहाँ पूसा IARI में मुझे एक नवोन्मेषी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके लिए मैं पूसा संस्थान का बहुत आभारी हूँ। मुझे ये सम्मान फ्लोरिकल्चर में पुष्पोत्पादन के लिए पुरस्कृत किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि और किसान भी यहाँ पर इस क्षेत्र में आएँ और छोटी जोत के किसान छोटे एरिए में अधिक से अधिक पैदावार करके अच्छा मुनाफा कमाएं और पुरस्कार प्राप्त करें। मैं डाइवर्सिफाई फार्मिंग कर रहा हूँ। मैं मशरूम कल्टीवेशन, स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन, एडवांस वेजिटेबल्स, पैडी और वीट इस पे काम कर रहा हूँ। और डाइवर्सिफाई फार्मिंग के साथ साथ हमने फार्मर्स क्लब बनाए हैं। हम और 1000 से ज़्यादा फार्मर्स को अपने क्लब के अंदर क्लब किए हुए हैं। और फार्मर्स क्लब के अंदर हम सीड प्रोडक्शन का जो हम जहाँ से IRI की टेक्नोलॉजी है उसको और फार्मर्स में ट्रांसफ़र करते हैं। हमारा मेन माटो है टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, उसको अपने फार्म पे सक्सेस करना और उसके बाद उसको टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना और फार्मर्स में। 10 एकड़ ज़मीन में खेती करता हूँ। मेरी जो अप्रोच है मिनिमम कॉस्ट हायर प्रॉफिट। मैंने जो है वर्मी कंपोस्ट, बायोगैस के साथ फ्लोरिकल्चर और सीड प्रोडक्शन
और मैक्सिमम जो IRI की टेक्नोलॉजी है उनके थ्रू मैं लगभग 2000 इंटरप्रेन्योरों का जो है 10 साल में डेवलप किया है और लगभग 2200 फार्मर क्लब भी बनाए हैं हमने जो 9 स्टेट में काम करते हैं। आपके दिल्ली, NCR, UP, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, झारखंड और रायपुर। और इसी बीच हमने केला पपीता क्लस्टर बनाया जो हमारा बहुत एप्रिसिएबल रहा। और इसके साथ साथ हमने जो गन्ने के साथ ग्लैडुलस की खेती उस मॉडल में जो है हमने 720 कुंटल गन्ना पर एकड़ प्राप्त किया है। व्यावसायीकरण खेती के लिए उस अवार्ड मिला है और इस तरह का ये पूसा संस्थान का जो कार्यक्रम है ये प्रोत्साहित करने वाला है किसानों को कि जो भी किसान खेती में अच्छे कार्य करके करते हैं उनको प्रोत्साहन के लिए इस तरह से पुरस्कृत करते रहेंगे तो हम और अच्छे कार्य करके जो है खेती में नई चीज़ें करेंगे। It's a group award for the best stall that we have organized at Krishi Mela. In our stall, it is a main motto is to transfer of technology. We had kept all agriculture related, horticulture related and home science related technologies to the farmers. किसानों की आंखों में मेला समाया था मगर जी नहीं भर रहा था। हर कोई अभी और की चाह लिए नजर आया। आखिर कृषि ज्ञान बटोरने की बात जो थी। रिमझिम फुहारों के बीच मेला संपन्न हुआ। जिसने देखा वो बोला वाह और जो नहीं देख पाए वह भी बोला, मगर वह बोला आह। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी और कुछ ऐसी जानकारियां भी आपको ज़रूर मिली होंगी जिनसे आप भविष्य में लाभ ज़रूर उठाएंगे। फिर भी अगर आप अपने कुछ सुझाव हमारे पास भेजना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। आप अपने सुझाव हमें इस पते पर भेज सकते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन.dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन.dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन.dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन.dd@gmail.com पर। और अब आज का कार्यक्रम समाप्त करने की हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।